आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड इतिहास के अंतर्गत शासन व्यवस्था में अन्य जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मुंडा, उरांव, नागवंशी, संथाल, हो और खड़िया ये 6 जनजाति के शासन व्यवस्था को डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है। याद रखिएगा, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 32 है, जिसमें से 6 हम लोगों ने पढ़ लिया, मुंडा, उरांव, नागवंशी, संथाल, हो और खड़िया को। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। अब बचे 26 जनजाति, तो उसके बारे में देखते हैं। तथा इन सभी जनजातियों में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। इनमें से प्रमुख जनजाति मुंडा, उरांव, नागवंशी, संथाल, हो एवं खड़िया की स्वशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ा और पूरी तरह डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि जेपीएससी के सिलेबस में ये 6 जनजातियों के शासन व्यवस्था को डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया है। अब अन्य जनजातियों की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को परीक्षा के दृष्टिकोण से संक्षिप्त में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला जनजाति हम लोग पढ़ेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। इसके शासन व्यवस्था के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं और डिटेल में जब मैं जनजाति को पढ़ाऊंगा, झारखंड के आदिवासियों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें डिटेल में इन सभी के बारे में बताऊंगा। अभी के क्लास में सिर्फ शासन व्यवस्था में पढ़ाऊंगा। तो असुर जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं। असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। याद रखिएगा, असुरों का जो गांव है स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा में शामिल होता है। गांव में एक असुर पंचायत होता है। याद देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। गांव में क्या होगा? असुर जनजाति में गांव में एक असुर पंचायत होंगे और उसके कुछ अधिकारी होते हैं। देखते हैं कौन है। पहला है महतो, दूसरा है बैगा, तीसरा है पुजार और चौथा है गोराइत। ये जो है 4 प्रमुख अधिकारी हैं असुर पंचायत के। अभी देखते हैं इनके बारे में। बैगा, असुर जनजाति में गांव का पुजारी बैगा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। बैगा जो है असुर जनजाति में गांव का पुजारी होता है। याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। बैगा जो है असुर जनजाति में गांव का पुजारी होता है। फिर अगला है सुवाड़ी। सुवाड़ी जो है बैगा का सहायक होता है। सुवाड़ी जो है बैगा का क्या है? सहायक है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग रट जाइए या लिख लीजिए कहीं पे। पंचायत में पंच के रूप में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। यह भी याद रखिएगा। कितने गांव के लोग? तो 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। गांव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा पंचायत में किया जाता है। पंचायत में सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायतों को आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने की शक्ति प्राप्त है। असुर जनजाति में जो है पंचायतों को आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा, सामाजिक बहिष्कार की सजा विशेष परिस्थिति में दी जाती है। असुर जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। असुर जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। असुर जनजाति में कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। इस जनजाति में विवाह के अवसर पर गोत्र को स्मरण कर इसकी आराधना की जाती है। असुर जनजाति 3 शाखाओं में विभाजित है। देखते हैं कौन कौन है। वीर असुर, विरजिया असुर और अगड़िया असुर। याद रखिएगा, असुर जनजाति कितने शाखाओं में विभाजित है? तो 3 शाखाओं में। कौन कौन से? वीर असुर, विरजिया असुर और अगड़िया असुर। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बंजारा जाति की शासन व्यवस्था, इसे हम लोग देखते हैं। इस जनजाति के लोगों में जागरूकता का अभाव है, इसलिए इनमें किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। बंजारा जाति में या बंजारा जाति के शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, बंजारा जनजाति के लोगों का
सामुदायिक परिषद होता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बंजारा जाति के लोगों का सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन नायक द्वारा किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि बंजारा जाति का जो सामुदायिक परिषद है उसका संचालन कौन करता है? तो नायक करता है। बंजारा लोगों द्वारा नायक का चुनाव किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये वंशानुगत पद नहीं है। नायक का पद जो है निर्वाचन के द्वारा किया जाता है, चुनाव के द्वारा किया जाता है। अन्य जनजातियों के समान बंजारा जनजाति का परिवार भी पितृसत्तात्मक होता है। ये भी याद रखिएगा कि इनका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। इनकी सामुदायिक पंचायत द्वारा इनके सामाजिक विवादों जैसे विवाह, तलाक आदि का निपटारा किया जाता है। बंजारा सेवक संघ, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बंजारा सेवक संघ के नाम से एक संगठन वर्तमान समय में निर्मित किया गया है। इनके परंपरागत पंचायतों के सशक्त नहीं बन पाने का कारण इनका निश्चित निवास स्थल नहीं होना है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था। बिरहोर समाज में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बिरहोर समाज में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। बिरहोर समाज में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। पिता परिवार का मुखिया होता है। विवाहित पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पृथक रूप से निवास करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं वो एक शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं जिसे टंडा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बिरहोर जनजाति के लोग जो शिकार समूह में बटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। यह टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। यह भी प्रश्न बनेगा, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन कौन है? तो टंडा है। याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन कौन है? तो टंडा है। और टंडा का मुखिया नाये कहलाता है। टंडा का जो मुखिया है नाये कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बिरहोर जनजाति जो बिरहोर जनजाति के लोग जो शिकार समूह में बटे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन कौन है? तो टंडा ही है। और टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? नाये कहलाता है। ये सब प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसे आप लोग नोट डाउन करते जाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरहोर जनजाति की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को नाये द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। कोतवाल या दिगवार नाये का सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कोतवाल या दिगवार नाये का सहायक होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद कर जाइए आप लोग। कोतवाल या दिगवार जो है नाये का सहायक होता है। गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ब्रिजिया जनजाति की शासन व्यवस्था। ब्रिजिया समाज में राजनीतिक संगठन के नाम पर मात्र इनकी जाति पंचायत है। कौन सी पंचायत है? जाति पंचायत है। जाति का कोई प्रमुख व गणमान्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। अधिकतर जो है इसके जाति पंचायत का मुखिया जो है बैगा होता है। याद रखिएगा, इनके जो जाति पंचायत यानी तो सामुदायिक पंचायत होते हैं उनके प्रमुख बैगा होते हैं। बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के माननीय व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। जातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। जातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के, ब्रिजिया जनजाति में अगर कोई भी मामला आएगा तो उनका निपटारा कौन करेगा? तो ये जातीय पंचायत करेंगे। ब्रिजिया के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बैगा होता है। अगला शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं।
कोरबा जनजाति की शासन व्यवस्था। कोरबा जनजाति के प्रत्येक गांव में इनकी परंपरागत जाति पंचायत होती है। याद रखिएगा, कोरबा जनजाति में के प्रत्येक गांव में इनकी परंपरागत जाति पंचायत होती है। सामाजिक आचरण, वैवाहिक आचरण एवं नियमों का ध्यान जाति द्वारा रखा जाता है। ये जो जाति पंचायत है इसी के द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा। जाति पंचायत के माध्यम से शादी विवाह, यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डायन बिसाही आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाता है। सबूतों के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। शपथ दिलाकर गवाहों की सत्यता की जांच भी की जाती है। प्रश्न बनेगा कि शपथ दिलाकर गवाहों की सत्यता किस जनजाति में की जाती है? तो कोरबा जनजाति में। कोरबा समाज में जाति पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी होता है। इसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। याद रखिएगा, जाति पंचायत के अतिरिक्त जो ग्राम पंचायत है उसका प्रधान मुखिया कहलाता है। इसी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक होती है। गांव के बुजुर्ग लोग पंच का कार्य करते हैं। गांव की पंचायत के सदस्य अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाते हैं। ये जो गांव की पंचायत के सदस्य हैं यही ग्राम के अंदर के जो भी विवाद होंगे उनको सुलझाएगा। इसके प्रधान को बड़ा मुखिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यहां मैं बोल रहा हूं कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा क्या कहलाएगा? मुखिया। कोरबा जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान या मुखिया क्या कहलाएगा? प्रधान क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा। कोरबा जनजाति में या कोरबा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा। जबकि गांव के पंचायत के सदस्य अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाते हैं, इसके प्रधान को बड़ा मुखिया कहते हैं। ये अलग चीज है। वैसे पंचायत के लोग जो अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाते हैं उसके प्रधान को बड़ा मुखिया कहा जाता है कोरबा शासन व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा की ही भांति समाज से निष्कासित किया जाता है। बिटलाहा के बारे में मैंने बताया है, आप लोग पिछला वीडियो देखिए। बिटलाहा होता है समाज से बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, उसे ही बिटलाहा कहा जाता है। तो बिटलाहा के समान ही इसके भी शासन व्यवस्था में लोगों को समाज से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। समाज से निष्कासित व्यक्ति भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल किया जा सकता है। इस प्रथा को भात भिताड़ कहा जाता है। पहले भी हम लोग भात भिताड़ के बारे में पढ़े हैं और इसीलिए आप लोग जो है यहाँ पे समझ सकते हैं, या आप लोग पिछला वीडियो देखिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। भात भिताड़ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर दिया गया है, समाज से बाहर कर दिया गया है और वह व्यक्ति पुनः फिर समाज में आना चाहता है तो उसे जो है पूरे समाज को भोज भात देना होगा और यही भोज भात जो है भात भिताड़ कहलाता है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था, इसके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। इसकी जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम कहलाती है। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला ग्राम है, जिसके अंतर्गत जातीय पंचायत होता है। ग्राम के अंतर्गत जातीय पंचायत होता है जिसका मुखिया या प्रमुख मालिक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा अच्छी तरह से याद रखिएगा आप लोग। करमाली जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत होता है जिसका मुखिया मालिक कहलाता है। फिर ग्राम से ऊपर की जो इकाई है परगना होती है, जो सतगवैया पंचायत होता है। यानी परगना में जो है सतगवैया पंचायत होता है जिसके प्रधान परगना मालिक कहलाते हैं। ग्राम से ऊपर की जो इकाई है परगना है, परगना के अंतर्गत सतगवैया पंचायत है जिसके प्रधान जो है परगना मालिक है। फिर परगना से ऊपर जो है बाईसी आता है। बाईसी के अंतर्गत 17 से 22 गांवों का पंचायत शामिल होगा। याद रखिएगा, ये जो बाईसी है इसमें 17 से 22 गांव के पंचायत शामिल होंगे और जिसके प्रधान मुख्य मालिक कहलाएंगे। इसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मालिक, परगना मालिक और मुख्य मालिक के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखते हैं।
इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत पद होते हैं। यानी ये जो मालिक का पद है, परगना मालिक का पद है और मुख्य मालिक का पद है, ये सारे वंशानुगत पद होंगे। याद रखिएगा, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में जितने भी पद हैं सभी वंशानुगत पद होते हैं। करमाली जनजाति का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। विवादों के निपटारे के लिए पाहन और मुंडा या गांव के अन्य अधिकारियों पर निर्भर करते हैं ये लोग। फिर भी परंपरागत जाति अथवा ग्राम पंचायत कायम रखे हुए हैं। अब देखते हैं मालिक, परगना मालिक और मुख्य मालिक को डिटेल में हम लोग। मालिक, ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। करमाली शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर जो जातीय पंचायत होता है उसका मुखिया मालिक कहलाएगा। यह पद वंशानुगत है। मैं शुरू में ही बताया, ये जितने भी पद हैं सभी वंशानुगत पद हैं। यह विवाह, गोत्र, अनैतिक यौन संबंध, शादी, तलाक आदि मामलों का निपटारा करता है। मालिक जो है विवाह, गोत्र, अनैतिक यौन संबंध, शादी, तलाक आदि मामलों का निपटारा करेगा। तो ये सबसे प्रश्न बनते हैं। फिर अगला है परगना मालिक। जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है। शुरू में ही मैंने बताया कि ग्राम यानी कि ग्राम से ऊपर की जो इकाई है सतगवैया है, यानी कि परगना है, और परगना के अंतर्गत जो पंचायत होगी उसे सतगवैया कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ग्राम स्तर, करमाली शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर से ऊपर की जो इकाई है वो परगना है, और परगना के अंतर्गत जो पंचायत होगा उसे सतगवैया कहा जाता है। यह अंतरग्रामीण मामलों का निष्पादन करती है या निपटारा करती है। ये जो सतगवैया पंचायत है ये अंतरग्रामीण मामलों का निपटारा करेगी, और इसके प्रधान को परगना मालिक कहते हैं। परगना मालिक कौन है? तो सतगवैया के प्रधान है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिए। फिर अगला है मुख्य मालिक। मुख्य मालिक देखते हैं, परगना से ऊपर जो है 22वीं पंचायत होता है। परगना से ऊपर 22वीं पंचायत होता है, शुरू से ही मैं बता रहा हूं, जिसमें 17 से 12 गांव शामिल होते हैं। फिर से देखते हैं मुख्य मालिक। शिखर स्तर पर 22वीं पंचायत होता है। इसमें 17 से 22 गांव शामिल होते हैं। इसके मुख्य या प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आप लोग याद रखिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मालिक कौन है? तो ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाएगा। फिर परगना मालिक कौन है? तो सतगवैया का जो प्रधान होगा। ग्राम से ऊपर जो परगना है, परगना के अंतर्गत सतगवैया पंचायत है, और इस सतगवैया पंचायत के प्रधान को परगना मालिक कहते हैं। अगला फिर मुख्य मालिक जो होता है वो 22वीं, यानी कि परगना से ऊपर जो 22वीं पंचायत है उसका प्रधान मुख्य मालिक कहलाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं गौराइत। गौराइत कौन है? तो पंचायत की बैठक की सूचना तथा पंचायत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी गौराइत का क्या कार्य है? तो पंचायत की जो बैठक की सूचना है वह और पंचायत का जो भी संदेश होगा वे जनता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो गौराइत करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस जनजाति में शारीरिक दंड के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। पंचायतों में अपराध निर्धारण के लिए प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ली जाती है तथा शपथ या कसम द्वारा अपराध निर्धारण होता है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अभी तक हम लोगों ने शुरुआती दौर में 6 जनजातियों के शासन व्यवस्था को पढ़ा और आज की क्लास में 6 जनजाति के शासन व्यवस्था को पढ़ा। तो टोटल हम लोगों ने 12 जनजातियों के शासन व्यवस्था को देखा है। अब बचे 20 जनजाति, तो उन्हें हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।